बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी स्टार्ट द टुडे टॉपिक और वो है फेयर वैल्यू की डेफिनेशन। पिछली बार हमने उस पे एक इलस्ट्रेशन देखा था और फिर हमने इसकी भी कुछ बात कर ली थी कि फेयर वैल्यू जो अ, उसकी उसको डिफाइन कैसे किया गया है। तो हम कहते स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 157 उसने डिफाइन किया है। ये एक्चुअली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसकी अमेरिका की, उन्होंने डिफाइन किया है और उन्होंने कहा था कि फेयर वैल्यू एज एक्सचेंज प्राइस। उसको कैसे डिफाइन किया कि एज एक्सचेंज प्राइस डिफाइन किया। और एक्सचेंज प्राइस आपको मैंने बताया कि वो प्राइस होती है जिस पे बायर और सेलर आपस में एग्री हो जाते हैं और वो ट्रांसफर ऑफ एसेट हो जाता है, तो उस प्राइस को हम एक्सचेंज प्राइस कहते हैं। या वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ जाती है। नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट समथिंग हम कहते हैं ट्रांजैक्शन बेस हो जाती है। श्योरली ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज सेपरेट थिंग। The price that would be received from selling an asset. So fair value as exchange price is the price that would be received from selling an asset or paid to transfer a liability। ये liability के लिए है, ठीक है। asset के लिए क्या है? asset के लिए है the price that would be received from selling an asset, और liability के लिए क्या है? paid to transfer a liability, ठीक है। in an orderly transaction between market participant on the measurement date। जो भी measurement date है उसमें market participant के दरमियान ये जो transaction हो रही होगी, जिस प्राइस पे हो रही होगी, उसको वो फेयर वैल्यू कंसिडर करवाते हैं। फिर फेयर वैल्यू में हमने जो बात की थी वो ये की थी कि जब भी हम फेयर वैल्यू मेंटेन करते हैं तो फेयर वैल्यू को हम एक हायरार्की ऑफ फेयर वैल्यू इनपुट्स हैं। जब भी हम फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे तो हमारे पास तीन लेवल हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। अच्छा, लेवल वन जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। आपको मैंने बताया कि कोटेड प्राइस मिलती हैं। कोटेड प्राइस यूजुअली आप देखते हैं फाइनेंशियल एसेट का उस वक्त में मेजरमेंट डेट में, या फॉरेन एक्सचेंज प्राइस जो है उस मेजरमेंट डेट में आपको बिल्कुल उसकी कोटेशन मिल जाती है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। So quoted price in active market that a reporting entity has the ability to access at the reporting date for identical asset, यानी उसी की तरह या वही एसेट जो ये होल्ड कर रहे हैं वही एसेट ट्रेड हो रहे हैं, और लाइबिलिटी या जो लाइबिलिटी है उसकी। Prices are not adjusted for effects, if any, for reporting entity holding a large block of relative। यानी जो इफेक्ट्स है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह उसमें शामिल नहीं होगी। फिर लेवल टू जो थी, वो लेवल टू में क्या हो रहा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जर्व प्राइसेस इन द एक्टिव मार्केट फॉर सिमिलर एसेट और लाइबिलिटी थी। यहाँ पे क्या है? आइडेंटिकल एसेट, यानी वही एसेट ट्रेड हो रहे हैं। और लेवल टू में क्या है कि वो खुद तो ट्रेड नहीं हो रहा, लेकिन उस तरह के एसेट ट्रेड हो रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों ने मुलाजा करना होगा। एक है आइडेंटिकल एसेट, ये लेवल वन में आ जाता है। और वो आइडेंटिकल एसेट मतलब ये है कि वही जो चीज आप होल्ड करते हैं वही ट्रेड हो रही है मार्केट में, और उसकी प्राइस आप कोटेशन में देख सकते हैं, ठीक है। वो है आइडेंटिकल। एक है, सॉरी, और दूसरा है सिमिलर। अब वो सिमिलर एसेट में क्या हो है कि सिमिलर एसेट वो खुद ट्रेड नहीं हो रहा, लेकिन उसी की तरह के एसेट या लायबिलिटी ट्रेड हो रही हैं, तो हम वहां से उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं। लेवल थ्री जो है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और इसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन भी हो सकती है। तो इसको यूजुअली वो डिफाइन करते हैं अनऑब्जर्वेबल इनपुट दैट रिफ्लेक्ट मैनेजमेंट ऑन एजम्पशंस, ठीक है। उसमें मैनेजमेंट एजम्पशन आ जाती है कि वो कहते हैं कि भाई अगर इस तरह का एसेट है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इससे हमें फ्यूचर कैश फ्लो कितना जनरेट होगा, और अगर वो फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस पर क्या है, और इसके मुताबिक ही इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो यहाँ पे बहुत सारे एजम्पशंस क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो साथ साथ पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर है हम बात करते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू है
ये फेयर वैल्यू हम फिर डिटरमिन कैसे करेंगे, उसकी क्या क्या टेक्निक्स है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने कहा कि इन ये जब फेयर वैल्यू है इसको डिटरमिन करने के लिए कितने लेवल हैं, हम कहते हैं कि 3 लेवल हैं। या तो कोटेड प्राइस ले लो, या उसी की तरफ जो एसेट ट्रेड हो रहे हैं उसको देख लो, या फिर अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स को देखे उसकी कैश फ्लो डिटरमिन करो, फ्यूचर उसको प्रिडिक्ट करो, और फिर उसके बाद जो है उस पे क्या करें आप, उस उसकी वैल्यू डिटरमिन करें, फेयर वैल्यू, यानी किस प्राइस पे ये सेल हो सकती है, या किस प्राइस पे ये लाइबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है। फिर जो टेक्निक्स हैं कि हम फेयर वैल्यू डिटरमिन कैसे करेंगे, एक है मार्केट अप्रोच, और ये मार्केट अप्रोच जो है बिल्कुल जो हमारा लेवल 1 और लेवल 2 है उसके मुताबिक है, यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट या आइडेंटिकल एसेट या सिमिलर एसेट जो ट्रेड हो रहे हैं उसके मुताबिक हम प्राइस ले रहे होते हैं। प्राइसेस फ्रॉम एक्चुअल मार्केट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, प्राइसेस फ्रॉम एक्चुअल मार्केट ट्रांजैक्शंस। तो जो मार्केट में जो ट्रांजैक्शन, वो जो एसेट है वो ट्रेड हो रहा है, उसके मुताबिक वो जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, तो वो मार्केट अप्रोच है। और इट अप्लाइज टू लेवल 1 एंड लेवल 2, और लेवल 1 और लेवल 2 इस मार्केट अप्रोच में ही आ जाते हैं। दूसरा है इनकम अप्रोच। अब इनकम अप्रोच क्या है, ये पहले भी आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया कि जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कैश फ्लो पैटर्न देखते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लो पैटर्न उनकी क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है कि हमें फ्यूचर वो कितनी कैश फ्लो जनरेट करके दे सकते हैं, और उन कैश फ्लो के मुताबिक हम उसको क्या करते हैं फिर डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में, और जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है उसको हम इनकम अप्रोच कर सकते हैं। ये इनकम अप्रोच जो है ये लेवल 3 में आप इसको काउंट कर सकते हैं। और ये लेवल 3 में ये है कि कभी कभार यानी कुछ ऐसे एसेट होते हैं कि जो कि ना तो आइडेंटिकल मौजूद है या ना उसके सिमिलर एसेट कोई मौजूद है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए फिर वो इनकम अप्रोच पे चले जाते हैं और क्या करते हैं, measure by discounting future cash flow or earning expectation of the current period, जो इन द करंट पीरियड अपने करंट पीरियड में उसको क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। सॉरी। तो फॉर एग्जांपल्स आर intangible assets and option pricing technique for valuing employee stock option etc. ये क्या है कि ये कुछ एसेट्स हैं या वो उसकी लाइबिलिटी हैं, उनको डिटरमिन करने के लिए ये इनकम अप्रोच के मुताबिक उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तीसरा जो अप्रोच है उसको कहते हैं कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। कॉस्ट अप्रोच, अब वो कॉस्ट अप्रोच क्या है, कॉस्ट अप्रोच ये चीज है, जैसे आपका एक एसेट है मौजूदा हालत में, तो आप कहते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस क्या है, लेकिन आप देखते हैं कि ना तो उसका कोई आइडेंटिकल कोई एसेट ट्रेड हो रहा है, ना सिमिलर एसेट कोई ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपके पास वो एसेट मौजूद है। तो कॉस्ट अप्रोच के मुताबिक आप कहते हैं कि अगर ये एसेट हम इसी हालत में आज बनाएं, इसी हालत में अगर आज इसको बनाना शुरू करें, कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, तो इस पे हमें कितनी कॉस्ट या इस पे हमें कितनी लागत आएगी। जो लागत आपकी आएगी वही उसकी क्या होगी, वो उसकी आप कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू हो जाएगी। सो डिटरमिनिंग द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये देखें करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट, इसको आप बेशक आप गूगल कर लें, बाकी जो डिटेल के लिए वो भी आ जाएगा। जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हमारी एक बिल्डिंग है और हम देखते हैं कि उस इलाके में इस तरह की कोई बिल्डिंग नहीं है, यानी वैसे तो हमें पता है ना कि रियल स्टेट, हमें क्या जमीन डॉट कॉम पे चले जाओ, OLX पे चले जाओ, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। अब देखें हमारी एक इलाके में हमारी एक बिल्डिंग है, अब उस इलाके में जमीन तो है लेकिन बिल्डिंग्स उस तरह की नहीं है, ठीक है। यानी हमारा कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, वो 7 मंजिला बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर कोई अजीब किस्म का है, जो कि हमारे स्पेसिफिक वो इंडस्ट्री के लेआउट के मुताबिक है। तो हम कहते हैं कि अब इस इलाके में इस तरह की कोई बिल्डिंग नहीं है, तो उसकी कोई प्राइस हमें नहीं मिल रही मार्केट से, तो उसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? उसको हम फेयर वैल्यू के लिए तो हम डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर ये बिल्डिंग जो है तकरीबन हम कहते हैं कि हमने 50 साल के लिए बनाया था, अब इसके 10 साल बाकी हैं,
तो हम कहते हैं कि अगर इसी तरह की साख्त की बिल्डिंग जो कि 40 साल करामत हो और इसी तरह हो, तो इसको बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बेयर करनी होगी। तो उसमें मटेरियल वगैरह, लेबर जो भी कुछ है वो सब कुछ आ जाएगा, और वो डिटरमाइन करने के बाद हम देख लेते हैं कि ये इसकी क्या है, फेयर वैल्यू है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट रिमेनिंग सर्विस कैपेसिटी। ये रिमेनिंग सर्विस कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि हमने बनाया था 50 साल के लिए, अब 10 साल बाद या हम कहते हैं कि 40 साल उसकी कैपेसिटी बाकी है, तो हम कहते हैं कि अगर 40 साल की कैपेसिटी वाली एसेट हम बनाएंगे, तो उसको बनाने पे हमारा कितना खर्चा होगा, वो कॉस्ट अप्रोच हो जाएगा। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। क्लियर है? सर ये जो कॉस्ट अप्रोच है और जो आपने लेवल 3 बताया, हाँ, ये देखें, दोनों मिलते जुलते हैं ना? हाँ लेवल 3, हाँ देखें लेवल 3, एक तो इनकम अप्रोच में लेवल 3 आ रहा है जो हम कहते हैं अनऑब्जर्वेबल है। कॉस्ट अप्रोच में कुछ ऐसा हो जाता है कि देखें, जो ये मार्केट अप्रोच है, इसको आप डिटरमिन कर दें कि ये मार्केट अप्रोच जो है, ज्यादातर जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वहां पे लागू हो जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में है, तो वो तो वहां पे से डिटरमिन हो सकती है। ये दोनों फिर लेवल 3 को टच कर रही होती हैं, ठीक है, लेवल 3। लेकिन ये जो है कॉस्ट अप्रोच, ये इतना, यानी आप देख सकते हैं कि इनकम अप्रोच से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इनकम अप्रोच तो टोटली आप देखेंगे कि वो मैनेजमेंट जजमेंट पे हो जाएगा, कि मैनेजमेंट डिटरमिन करेंगी कि भाई ये जो हमारे पास एसेट है ये इतना कैश फ्लो जनरेट करके देगा फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में, और फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ये 5 साल तक हमारे साथ रहेगा, तो उसकी जो 5 साल की इनकम कैपेसिटी है वो कौन जज करेगा, वो मैनेजमेंट खुद जज करेगी। यहाँ पे जो कॉस्ट अप्रोच है, ये आप कह देखते हैं कि टेंजिबल, यहाँ पे देखें ये जो इनकम अप्रोच है वहां पे टर्म यूज हुआ है इंटेंजिबल, ठीक है, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, यानी ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो आ जाएंगी। अब ये कॉस्ट अप्रोच जो है, कॉस्ट अप्रोच में यूजुअली टेंजिबल एसेट्स की हम बात करते हैं, लेकिन वो टेंजिबल हमारा एसेट ऐसा है कि वो किसी और के साथ या मार्केट में इस तरह कोई मौजूद नहीं है। तो उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अब इसको डिटरमिन करने के लिए उसकी रिमेनिंग सर्विस कैपेसिटी जो है, जो कि अब ये हमें यूजफुल हो सकता है, इतनी कैपेसिटी का एसेट अगर हम खरीदना चाहें, अगर वो खरीदना चाहें और अच्छा खरीदारी के लिए मौजूद है, तो उसको बनाना चाहें, तो उसके बनाने पे हमें कितना खर्चा होगा, वो उसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती हैं कि हमने ये सब कुछ देख लिया, और हमने पिछली बार भी वो जो इलिस्ट्रेशन देखी थी, उस पे भी हमने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे। तो अब हमें पता लग जाएगा कि फेयर वैल्यू जो है, अब उसकी जो मूवमेंट है, कि फेयर वैल्यू जो है वो ज़्यादा हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकती है, तो उसके साथ हमने देखें कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं, और वो एडवांटेजेस क्या हैं? वो एडवांटेजेस ये हैं, नंबर वन, कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट करंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट करंट इंफॉर्मेशन। अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बिल्कुल ये देखें, फेयर वैल्यू के मुताबिक अगर मैं शेयर होल्डर को ये बताऊं कि आप, हमारे पास जो जमीन थी उसकी वैल्यू अब इतनी है, जो हमारी बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू इतनी है, हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट थे उनकी वैल्यू इतनी है, जो कि इन्वेंट्री हम होल्ड कर रहे हैं इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, और ये तमाम अगर इंफॉर्मेशन दे दूं और साथ ही ये भी बता दूं कि जो हमारी लाइबिलिटी है इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, तो आपके ख्याल में ये ज्यादा जो है करंट इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करेंगे टूवर्ड्स शेयर होल्डर या नहीं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब जो शेयर सही। होल्डर है उसको पता लगेगा, क्योंकि शेयर होल्डर कौन होता है? वो तो ही होल्ड्स और शी होल्ड्स अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स। तो रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स के साथ हमेशा उसको डिफाइन किया गया है, तो उसका क्या मतलब है कि
एसेट्स में से जब लाइबिलिटी पे हो जाए तो जो भी बचेगा वो क्या है, वो है इक्विटी। तो उसकी इक्विटी डिटरमाइन कब होगी, जब हम कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो लिक्विडेशन की तरफ जाएंगे तभी उसको रेजिडुअल इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो वो लिक्विडेशन के मुताबिक तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है करंट इंफॉर्मेशन को। तो वो कहते हैं कि जो एडवांटेज है सबसे पहले जो फेयर वैल्यू का, कि इट रिफ्लेक्ट द करंट इंफॉर्मेशन, और जो हम कहते हैं कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोविजन जो है वो फेयर वैल्यू में मौजूद है। दूसरा दूसरा उसका जो एडवांटेज है वो कहता है कंसिस्टेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया है। कंसिस्टेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया, कंसिस्टेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया का मतलब फेयर वैल्यू कहता है कि तमाम आपके जितने भी एसेट हैं, आपका जो मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर आप होल्ड कर रहे हैं वो, अगर आप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं वो, अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी है वो, आपका लैंड एंड बिल्डिंग है वो, सब कुछ किस पे होगा, मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू पे डिटरमाइन होगा। इसी तरह वो ये भी कहता है कि आपकी जो लाइबिलिटीज हैं उसको अगर आप पे करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या करेंगे, उसमें फेयर वैल्यू पे डिटरमाइन करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो फेयर वैल्यू है ये कंसिस्टेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया है, ना कि हमारे करंट अकाउंटिंग सिस्टम की तरह है। करंट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, आपको मैंने बताया कि करंट अकाउंटिंग सिस्टम कंजर्वेटिज्म पे काम करता है, और वो कहता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी तो आप फेयर वैल्यू पे डिटरमाइन करें, लेकिन बाकी जो आपका बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करें। इसी तरह जब हम कहते हैं कि इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू में, वो कहते हैं कि फेयर वैल्यू पे मेंटेन करो, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो बताता है कि नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट पे डिटरमिन करो। अभी देखो, एक चीज को कहते हैं मार्केट पे, दूसरे को कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट पे, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें फिर हमें कहते हैं कि हाँ इसको फेयर वैल्यू पे कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि मिक्सचर है, ये एक कंसिस्टेंट मेजरमेंट नहीं दे रहा। जो करंट अकाउंटिंग सिस्टम है वो कंसिस्टेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया नहीं दे रहा। वो कहता है कि इसमें फेयर वैल्यू, इसमें लोअर ऑफ कॉस्ट, इसमें जो है आपका कॉस्ट प्रिंसिपल वगैरह, ये मुख्तलिफ मेजरमेंट क्या आ रहे हैं, क्राइटेरिया आ रहे हैं। तो जो फेयर वैल्यू पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट मेजरमेंट हो जाएगी। तीसरी जो है कंपैरेटिबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी हो जाएगी अगर फेयर वैल्यू पे जाएंगे। कंपैरेटिबिलिटी देखें, पहले भी हमने कहा कि कंपैरेबल होने चाहिए इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिबिलिटी मतलब ये है कि अब एसेट्स भी आपस में कंपेरेबल हो गए हैं। जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन है करंट अकाउंटिंग सिस्टम में, तो उसमें कंपैरेटिबिलिटी नहीं हो सकती एसेट्स की। क्यों? क्योंकि एक एसेट मार्केट वैल्यू पे है, एक कंजर्वेटिव वैल्यू पे है, और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, तो उसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। साथ ही वो कंपैरेटिबिलिटी विद द इंडस्ट्री वो भी इतनी अच्छी तरह नहीं हो सकती। जब हम फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि उनके एसेट्स की वैल्यू आपस में भी कंपेरेबल हो जाएंगे, और जब ये तमाम इंडस्ट्री इसको क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी, तो फेयर वैल्यू में ये भी जो फेयर वैल्यू ऑफ द इंडस्ट्री है वो भी आपस में क्या हो जाएगी, कंपेरेबल हो जाएंगी। अब उसके बाद वो जो चौथा उसका इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस हैं, वो है नो कंजर्वेटिव बायस। अब जो हमारा जो करंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसको हम कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म बायसनेस है उसमें। कंजर्वेटिज्म बायसनेस को पहले भी मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि कंजर्वेटिज्म बायसनेस हमें ये बताता है कि अगर तो किसी एसेट की डिक्रीज हो जाए परमानेंटली, तो उसको आप कहते हैं कि अनरियलाइज्ड लॉस तो रियलाइज करवाएंगे, अनरियलाइज्ड लॉस को रिकॉग्नाइज करवाएंगे, लेकिन अनरियलाइज्ड गेन को वो रिकॉग्नाइज करवाना नहीं क्या करता, एक्सेप्ट करता। तो इसी तरह जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी मार्केट वैल्यू जब कॉस्ट से कम हो जाता है, तो वो भी कंजर्वेटिज्म हमें कहता है कि अब आप लोअर ऑफ मार्केट पे चले जाएं, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, तो मार्क टू मार्केट पे हम चले जाएंगे, और फिर उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना अपना लॉस। तो दूसरा उसमें जो मुसीबत है कंजर्वेटिज्म में, कि वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स क्रेडिटर, ठीक है। कंजर्वेटिज्म जो है वो क्रेडिटर की तरफ क्या है, इंक्लाइंड है।
तो वो कहते हैं कि जब फेयर वैल्यू आ जाएगा तो उसमें कंजर्वेटिज्म बायस नहीं होगा और वो ज्यादा इक्विटी की तरफ क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल फॉर इक्विटी एनालिसिस हो जाएगा। ये दोनों मैंने कनेक्ट कर दिए। देखें कंजर्वेटिज्म, पहले मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिज्म बायसनेस कैसा है, कि वो कहते हैं लॉसेस को रियलाइज करें लेकिन कोई अनरियलाइज जो गेन है उसको आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे अपने स्टेटमेंट में। तो फेयर वैल्यू तो कहता है कि नहीं भाई, अगर लॉस हो तो लॉस को रिकग्नाइज करो, अगर गेन हो तो गेन को रिकग्नाइज करो। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, वो कहते हैं कि ये जो कंजर्वेटिज्म है ये तो ज्यादातर फायदा देगा किसको, ये फायदा देगा जनाब क्रेडिटर्स को, क्योंकि वो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को क्या करते हैं, ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि विद कंजर्वेटिज्म दे कैन रिकग्नाइज द डाउन साइड रिस्क। तो वो डाउन साइड रिस्क को रिफ्लेक्ट करती है क्या चीज, कंजर्वेटिज्म। तो वो कहते हैं कि वो ज्यादातर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स क्रेडिटर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जब हम फेयर वैल्यू पे चले जाएं तो वो इट विल बिकम मोर यूजफुल फॉर इक्विटी एनालिसिस। तो क्योंकि शेयर होल्डर है वो कंजर्वेटिज्म के बजाय मार्केट वैल्यू पे ज्यादा फोकस उनका रहता है, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन एडवांटेजेस में, इसकी डिटेल फिर बुक में दी गई है, वो भी वो आप देख सकते हैं। अब मैं मूव करता हूँ डिसएडवांटेजेस में, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। डिसएडवांटेज में सबसे पहले है लोअर ऑब्जेक्टिविटी। आपने देखा कि लेवल 3 में तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। हमने कहा ना 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो लेवल 1 है उसमें तो ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि हम कहते हैं कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं या आइडेंटिकल एसेट्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। लेवल 2 में हम कहते हैं सिमिलर हैं, लेकिन लेवल 3 क्या है, हम कहते हैं हम अपनी एजम्पशन लगाते हैं। तो आप खुद देखिए कि अगर हम मैनेजमेंट जो है खुद एजम्पशन लगाना शुरू कर दे कि अब जो हमारा क्या कहते हैं, अ, जो जो हमारा एसेट है वो कितना कैश फ्लो जनरेट करके देगा, तो उसकी कैश फ्लो की डिटर्मिनेशन तो टोटली सब्जेक्टिव है ओवर दी मैनेजमेंट जजमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस ऑफ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है वो है सबसे पहले उसका लोअर ऑब्जेक्टिविटी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है बल्कि सब्जेक्टिविटी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सब्सेप्टिबिलिटी टू मैनिपुलेट और यूज ऑफ लेवल 3 इनपुट। द ससेप्टिबिलिटी टू मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है उसके लिए ये सिस्टम प्रोन हो जाता है कि वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, यानी हम कहते हैं वोलेटाइल हो जाता है, उसमें जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। तो वो कैसे, कि वो अगर देखते हैं कि हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है या हमारे हमने इनकम स्मूथिंग करनी है, तो वो अपनी क्या कर सकते हैं, अपना रिट या अपनी जो जजमेंट है उससे जो फर्म की वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इट विल बिकम मोर prone टू लेवल 3 इनपुट्स। लेवल 3 इनपुट में क्या करेंगे, वो खुद से फैसला करेंगे कि भाई ये एसेट जो है एक्चुअली हमें इतने इनकम जनरेट करके दे रहा है और ये लोकेशन बहुत अच्छी है, इसकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसके मुताबिक वो ज्यादा कैश फ्लो को क्या कर सकता है, डिटरमिन करवा के उसकी वैल्यू इंक्रीज, या जब वो चाहते हैं कि डिक्रीज करना है तो वो डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ससेप्टेबल जो है हम कहते हैं बहुत प्रोन है, वो बहुत ही, यानी उसकी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत कम है फ्रॉम दी मैनेजमेंट जो मैनिपुलेशन है वो। लेक ऑफ कंजर्वेटिज्म, अब यहाँ पे हमने कहा था कि नो कंजर्वेटिज्म बायसनेस है, और यहाँ पे उसकी डिसएडवांटेजेस जो है वो लेक ऑफ कंजर्वेटिज्म आ रहा है। ये क्या, ये बहुत सारे रिसर्चर और कुछ मार्केट जो पार्टिसिपेंट हैं, एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कंजर्वेटिज्म बायसनेस तो आप कहते हैं, लेकिन कंजर्वेटिज्म का फायदा है। और वो कंजर्वेटिज्म का फायदा क्या है, कंजर्वेटिज्म का फायदा ये है कि आप कंजर्वेटिज्म के थ्रू डाउन साइड रिस्क को क्या करते हैं, कम करवा देते हैं, या डाउन साइड रिस्क पे ज्यादा आपका फोकस रहता है। डाउन साइड रिस्क का मतलब क्या हुआ, देखिए कंजर्वेटिज्म में हमने कहा था कि अनरियलाइज्ड गेन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन अनरियलाइज्ड लॉसेस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, अनरियलाइज्ड लॉसेस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे।
तो वो कहता है कि ये अगर आप लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये कंजर्वेटिज्म से डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इससे जो क्रेडिटर है या जो फर्म है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस जो है वो बरकरार रहती है। तीसरा जो अब ये लेक है मतलब है कि उसमें फिर ये नहीं होगा फेयर वैल्यू में। जो फाइनल उसका है वो है एक्सेसिव इनकम वॉलिटिलिटी। जो फेयर वैल्यू है उसमें एक्सेसिव इनकम वॉलिटिलिटी है। इलिस्ट्रेशन को दोबारा जहन में लेके आए, पिछली बार हमने इलिस्ट्रेशन देखा था कि जो अकाउंटिंग जो इनकम थी वो एक प्रोजेक्शन के साथ लेके हम जा रहे थे और उसको हम फर्दर ईयर्स में भी प्रोजेक्ट कर सक रहे थे। लेकिन जब हमने फेयर वैल्यू अकाउंटिंग देखी जिसका आज क्विज भी है, उसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है क्विज में। अभी 10:30 बजे वो ओपन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब वो क्या है, इनकम वॉलिटिलिटी। आप देख रहे हैं कि फेयर वैल्यू में जो इनकम है उसमें वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी उसमें वेरिएशन आ जाएगी। यानी इंस्टेड ऑफ आपके ऑपरेशन उसमें कंप्रोमाइज हो जाते हैं कि आपने अगर बहुत ही अच्छी जो है वो मेहनत की है, आपने कुछ किया है, लेकिन मार्केट जो है आपके एसेट्स की वैल्यू चेंज कर रही है, तो वो क्या होगी, उसमें आपकी इनकम के में वॉलेटिलिटी यानी उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? मीनवाइल लेट कमर्स आप लोग अपना सैप आईडी चैट में भेजें ताकि आपकी अटेंडेंस तो मार्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? वैसे आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा, इम्प्लीकेशन फॉर एनालिसिस जो है ये जब अगर आएगी, यानी जो फेयर वैल्यू की तरफ हम मूव करेंगे तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। इम्प्लीकेशन मतलब है इसका इफेक्ट क्या आएगा। इफेक्ट ये आएगा कि हमारा फोकस इनकम स्टेटमेंट से बदल कर बैलेंस शीट पे आ जाएगा। फोकस इनकम स्टेटमेंट से बदल कर किस पे आ जाएगा, बैलेंस शीट पे, अगर हम फेयर वैल्यू पे जाए। क्यों? क्योंकि अब फेयर वैल्यू तो क्या कर रहा है, फेयर वैल्यू तो कहता है कि जो इनकम डिटरमिनेट होती है वो चेंज इन प्राइस या चेंज इन वेल्थ जो है वो क्या हो रहा है, उस पर डिटरमिनेट हो रही है। तो चेंज इन वेल्थ जो डिटरमिनेट होगी वो कैसे डिटरमिनेट होगी, आपकी एसेट की वैल्यू, आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू। तो आपकी जो एसेट की वैल्यू है उसमें से आप लाइबिलिटी की वैल्यू माइनस करेंगे और इस तरह आप अपना इनकम क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो इक्विटी है उसकी वैल्यू में इंक्रीज आया तो इनकम है, अगर तो इक्विटी की वैल्यू में डिक्रीज आया तो वो क्या है, लॉस है। तो वो कहते हैं कि जब अगर हम फेयर वैल्यू की तरफ मूव करेंगे तो हमारा फोकस बैलेंस शीट पे आ जाएगा और बैलेंस शीट पे हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि चेंजेस ऑफ प्राइस क्या है और रीस्टेटिंग इनकम आ जाएगी। फिर उसके बाद हम जो अपनी इनकम है उसको रीस्टेट करना शुरू कर देंगे, यानी ऑपरेटिंग इनकम के अलावा हमें उसमें अनरियलाइज्ड लॉसेस या गेन्स वो भी प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट का फोकस उस पर कम हो जाएगा। और सो वी स्टार्ट तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इम्प्लीकेशन जो आएगी फेयर वैल्यू की वो क्या आ जाएगी कि अब हमारा फोकस एक तो चला जाएगा, एक बैलेंस शीट पे फोकस चला जाएगा, यानी हम बैलेंस शीट पे देखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करेगा चेंजेस इन प्राइस। इनकम को रीस्टेट करना पड़ेगा, अब हम इसमें रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड दोनों क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। और एनालाइजिंग यूज ऑफ इनपुट्स, अब हमारा फोकस आ जाएगा जो हम कहते हैं ना इनकम को उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए। तो इनकम क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो आएगा इनपुट, वो हम देखेंगे कि लेवल 1 इस्तेमाल किया गया है, लेवल 2 इस्तेमाल किया गया है, लेवल 3। जब लेवल 3 ज्यादा इस्तेमाल होगा तो उसकी जो अर्निंग क्वालिटी होगी उसको हम अच्छी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर उसमें लेवल 1 और लेवल 2 ज्यादातर इस्तेमाल हो रही है तो हम कहेंगे कि वो जो है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, वोलेटिलिटी भी कम होगी।
उसके बाद जो हमारे पास फाइनल इम्प्लीकेशन है वो एनालाइजिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज को भी फिर हमने देखना होगा कि जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं इसको फेयर वैल्यू पे कैसे डिटरमिन की गई हैं, उस पर भी हमारा फोकस आ जाएगा। अब लाइबिलिटीज का आपको मैंने देखा था, बताया था कि लाइबिलिटी जो है वो तो काउंटर टू इंट्यूटिव हो जाती है। काउंटर टू इंट्यूटिव का मतलब क्या है कि हमारी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, हम अपनी ऑपरेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग बढ़ गई है, उसकी वजह से हमारे बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हमारी बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी फेयर वैल्यू के मुताबिक और हमें कैपिटल लॉस होना शुरू हो जाएगा। वेयर एज जब हम क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस खराब कर देंगे, यानी मैनेजमेंट ये कर सकती है कि वो देख रही है और कहीं से तो काम नहीं बन रहा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह खराब कर दे कि उसकी क्रेडिट वर्थीनेस खराब हो जाए। जब उनकी क्रेडिट वर्थीनेस खराब हो जाएगी तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएगी मार्केट में, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। जब बॉन्ड की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएगी तो हमें कैपिटल गेन होना शुरू हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमारा जो इम्प्लीकेशन ये होगी, फोकस जो होगा वो फोकस जो है वो अब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पे भी आ जाएगा कि हमारी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं उसको कैसे डिटरमिन किया गया है। तो ये था किसका, फेयर वैल्यू का। हमने देखा था कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वो फोकस करता है हमारे दोनों इनकम, यानी वो हमें इकोनॉमिक इनकम को डिटरमिन करने के करीब लेके जाएगा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, क्योंकि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग डिटरमिन करती है रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड दोनों इनकम को। तो हमने उसके इलस्ट्रेशन देखा उस इलस्ट्रेशन के बाद हमने ये डिटरमिन किया कि फेयर वैल्यू जो है इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, उसकी लेवल कितने हैं, और उसके टेक्निक, 3 टेक्निक हमने देखे। एक मार्केट अप्रोच है जो कि हम कहते हैं कि उसका सिमिलर या आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो ट्रेड हो रहा है मार्केट पे, जो उसकी ट्रेडेड प्राइस है वो इसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमने हाईलाइट किया कि वो है उसकी इनकम अप्रोच पे, यानी हम उसकी कैश फ्लो एज्यूम करते हैं कि जो इसकी यूजफुल लाइफ है उसमें कितना कैश फ्लो ये जनरेट करेगा, और उस कैश फ्लो को जब हम डिस्काउंट कर देंगे तो वैल्यू जो डिटरमिन होगी, प्रेजेंट वैल्यू, वही उसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। वहां पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेवल 3 का क्या आ सकता है, अमल दखल हो सकता है। फिर तीसरा जो था वो कॉस्ट अप्रोच थी, और हमने देखा था कि जो हमारा यूजफुल कैपेसिटी जो है एसेट की, उसी एसेट को दोबारा बनाना चाहें इसी कैपेसिटी के मुताबिक, तो उस पे हमारी कितनी कॉस्ट इनकर होगी, तो वही फेयर वैल्यू होगी। इसके बाद फिर हमने उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे, और फिर हमने ये देखा कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है फेयर वैल्यू तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। इम्प्लीकेशन मतलब यह है कि अब हमारा फोकस कैसे बदलेगा, यानी इसका इम्प्लाइड ये होगा कि एनालिस्ट जो होंगे या जो डिसीजन मेकर होंगे उनका फोकस कहाँ जाएगा। एक तो वो बैलेंस शीट पे फोकस करना शुरू हो जाएंगे कि बैलेंस शीट जो है हमें रिफ्लेक्ट करेगी नेट चेंज या हमें रिफ्लेक्ट करेगी चेंज इन वेल्थ। फिर हम इनकम स्टेटमेंट को रीस्टेट करना शुरू करेंगे और हम इसमें ऑपरेटिंग, यानी हम इसमें रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड दोनों किस्म की इनकम डिटरमिन करना शुरू कर देंगे। और फिर जो उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए उसके इनपुट्स देखेंगे कि लेवल 1 के इनपुट है, लेवल 2 के हैं, लेवल 3 के। जैसे आपको मैंने बताया, जैसे ही लेवल 3 का इनपुट बढ़ेगा तो उसकी जो अर्निंग वॉलेटिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। एनालाइजिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, और हम उसकी लाइबिलिटीज को फिर डिटरमिन करेंगे कि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटीज उन्होंने कैसे डिटरमिन करवाई हैं, क्योंकि लाइबिलिटी में कुछ इश्यूज मौजूद हैं, क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो लाइबिलिटी की वैल्यू, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो ये एक इशू है उसमें फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में भी। ये हमारा कवर हो गया फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो ये अकाउंटिंग एनालिसिस, इसको मैं छोड़ के, हाँ, अब मैं बात करूंगा अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पे। ठीक है, अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन। अब अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन क्या है, मीनवाइल ये मुझे याद कराइएगा कि 10:30 बजे आपका, हाँ अभी है 8 मिनट है, 10:30 बजे आप लोगों ने मुअल्लिम, फिलहाल मैं जैसे लेक्चर दे रहा हूँ आप मुअल्लिम कोर के रखिए अपने सामने, और आपका जो क्विज है वो स्टार्ट हो रहा है
ठीक 10:30 बजे, 10:30 से लेके 11 बजे तक आपको पास क्विज का टाइम होगा। उस क्विज को सॉल्व करने के लिए आप वो बुक खोल के वो जो इलस्ट्रेशन है वो अपने सामने रखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक्सेल में सॉल्व करेंगे और फिर जो नीचे कमेंट्स हैं, वो जो आंसर में कमेंट मांगे गए वो कमेंट्स देके अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मेरा मॉल्यूम नहीं चल रहा है। आपका मॉल्यूम नहीं चल रहा है, ये बात कौन कर रहा है? एक मिनट, राव आप बात करें। अब्दुल मोइस। अब्दुल मीर। अब्दुल मोइस। अच्छा, आपका भी नहीं चल रहा, अस्मा का भी नहीं चल रहा, फिर आप लोग क्या करेंगे, मुझे ईमेल कर देंगे, ठीक है? या वही क्विज मैं गूगल क्लासरूम में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ प्रिपेयर कर देंगे। सर गूगल ये ठीक है सर। मैं गूगल क्लासरूम में भी उसको फिर डलवा देता हूँ, ठीक है? लेकिन 10:30 बजे मैं फिर उस पर काम शुरू करूँगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन की, ठीक है? और अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन अच्छा, अब क्या है अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन है क्या? ये हम कहते हैं कि अकाउंटिंग में या जो हमारे करंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें भी क्या है कि वी हैव टू फाइंड इट आउट इफ एनी अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन इज बीइंग कैरिड आउट, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेटर रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक रियलिटी। अगर कोई हमें अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन सामने आ जाती है तो उससे जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन है क्या? Distortion of accounting. It means when the management influence the accounting numbers by their power and their judgments. ठीक है, यानी मैनेजमेंट जो है वो अपने पावर के साथ और अपने जजमेंट के साथ जब अकाउंटिंग को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, तो हम कहेंगे कि अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन हो रही है। अब वो अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन कैसे हो सकती है वो अब हम देखने वाले हैं। ये अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन अर्निंग मैनेजमेंट में होती है। और अर्निंग मैनेजमेंट शुरू में आपको मैंने बताया कि व्हाट इज इट? इट इज दैट व्हेनेवर द मैनेजर वांट टू टर्न द bottom line figure of the income statement in the manner that is aligned to their targets and their objective rather than it reflect the economic reality. अब ये जो मैंने बात की है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनका आपको पता है कि उनका अपना एक टारगेट होता है कि हमें अच्छी तनख्वाह मिले, हमें जो है हमारी नौकरी बरकरार रहे। तो हमारी नौकरी कब बरकरार रहेगी, यानी मैनेजमेंट की नौकरी कब बरकरार रहेगी? मैनेजमेंट की नौकरी तब बरकरार रहेगी जब मैनेजमेंट जो है अच्छी ऑपरेटिंग इनकम रिपोर्ट करेगा, ठीक है? जब ऑपरेटिंग इनकम अच्छी रिपोर्ट करेगा तो उनकी वाह होगी, उनकी मार्केट में डिमांड होगी, लोग उसके कहेंगे कि ये अच्छी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या करती है कि जब वो प्रेशर में आ जाती है और वो देखती है कि उनकी जो ऑपरेटिंग इनकम है, उनका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो जो है इस तरह नहीं है जिस तरह वो चाहते हैं, तो वो उसमें अपने जजमेंट से यानी इनकम को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपनी जजमेंट से इनकम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब वो जो मैनिपुलेशन होगी उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन, यानी उन्होंने अकाउंटिंग को डिस्टॉर्ट कर दिया। अब वो कैसे डिस्टॉर्ट हो गया कि इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक रियलिटी एनीमोर। सो उसमें फिर हमें क्या होगा, एडजस्ट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मीट द स्पेसिफिक एनालिसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर यूजर। फिर हमें क्या करना होगा, यानी अब देखते हैं ना, हम कहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दीज आर प्रिपेयर फॉर डिसीजन यूजफुलनेस और इट मस्ट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें क्या है कि अब ये इतनी बड़ी, यानी आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस हैं, हम देखते हैं कि उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको हम देख सकेंगे कि क्या उसमें डिस्टॉर्शन तो नहीं हुई। सो इट इज अ बिग क्वेश्चन ऑन दी अकाउंटिंग। अब वो डिस्टॉर्शन होती कैसी है, ठीक है? वो ये है कि सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन के मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रिजल्ट्स है उसको डिस्टॉर्ट कैसे कर सकती है।
वो इस तरह कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स टू नंबर 1 पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग। एक तो ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है अकाउंट जो इनकम है उनको, यानी उनकी डिटर्मिनेशन को चेंज कर सकता है। पॉलिटिकल प्रोसेस ये भी होती है, आप देखते हैं कि ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं ये इतने बड़े हैं कि ये अपने पावर से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज हैं इवन उनको भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और उनको इस तरह कर देते हैं कि हमारी इनकम डिटर्मिनेशन इस तरह की होनी चाहिए। तो अगर वो उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस किया तो उसकी वजह से जो उन्होंने स्टैंडर्ड ऐसे ही सेट कर दिए जिसकी वजह से डिस्टॉर्ट हो सकती है। accounting principle of accounting principle and assumptions, ये जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि देखें आपके पास दो या दो से ज्यादा चॉइस हैं। अगर आपके पास दो से ज्यादा चॉइस हैं तो आप हमेशा वो चॉइस डिटरमाइन करेंगे जिसमें मैनेजमेंट देखेगी कि हमारी इनकम अच्छी नजर आ रही है, तो वो प्रिंसिपल अलाउ करेंगे कि जिससे उनकी पोजीशन बेहतर नजर आए। और इसी तरह एजम्पशंस, जहाँ पे एजम्पशंस दिए गए हैं कि आप कौन सा एजम्पशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप लाइफो लें या फाइफो लें या एवरेज लें, तो ये क्या है, ये एजम्पशन है इन्वेंट्री के, तो वो भी कहते हैं कि ये एजम्पशन क्या हो सकती हैं, ये मैनिपुलेट हो सकती है। दूसरा मैनिपुलेशन हो सकती है कंजर्वेटिज्म की वजह से। जैसे हम कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म में आपने क्या नहीं करना, आपने अपने एसेट ओवरस्टेट नहीं करने, आपने अपनी जो एक्सपेंसेस अंडर स्टेट नहीं करने, आपने जो है अपना रेवेन्यू ओवरस्टेट नहीं करना और आपने अपनी लाइबिलिटी अंडर स्टेट नहीं करनी। तो वो कहते हैं कि ये कंजर्वेटिज्म जो है इसकी मुद्दा में इसको भी इस्तेमाल करते हुए जो मैनेजमेंट है वो क्या कर सकती है, डिस्टॉर्शन कर सकती है। अब इसमें होता क्या है कि वो डिस्टॉर्शन जब वो करते हैं तो वो एक एस्टिमेशन एरर्स उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। What are these estimation error? Attributes to estimation error inherent in accrual accounting. अब वो क्या होता है कि accrual accounting में कभी कभार उसको एस्टिमेट देने की, यानी वो अपनी एस्टिमेट अपनी जजमेंट पे क्या कर सकते हैं, इनकम डिटरमाइन कर सकते हैं या चीज़ों को रिकग्नाइज करवा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एस्टिमेटेड एरर की वजह से, एस्टिमेशन एरर की वजह से डिस्टॉर्शन आ सकती है। तीसरी बात है फिर है सर टाइम हो गया है। जी टाइम हो गया क्यूज का। हाँ 10:30 बजे, ठीक है। हम इसको यहीं पे बंद करते हैं, उसके बाद फिर हम अर्निंग मैनेजमेंट को कमिंग क्लास में यानी फ्राइडे को कवर करेंगे। अब आपका है क्विज का टाइम, आप लोग अपना क्विज शुरू कर दें।